प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं BSTC और PTT 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। डेली आपको मालूम है दोस्तों चैनल पर क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो आज की क्लास दोस्तों आपके लिए दोस्तों टेस्ट होने वाला है। 25 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं ये आपको क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रत्येक प्रश्न का मैं एनालिसिस के साथ आपको आंसर बताता जाऊंगा। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शंस आपके सामने है, महादेव, यश प्राप्त, पंचतंत्र या फिर आजीवन। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण के होने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो इनमें से देखिए अव्ययी भाव समास की बात करूं तो देखिए यहाँ पर आजीवन, आजीवन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा दोस्तों जीवन पर्यंत। क्या बनेगा? जीवन पर्यंत। ये आपके दोस्तों अव्ययी भाव समास का जो है उदाहरण है। बात की देखिए महादेव की बात करें, महान है जो देव, ये भगवान शिव के लिए दोस्तों यूज होता है। इसमें आपके बहुव्रीहि समास है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचतंत्र एक विशेष प्रकार की पुस्तक के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, तो इसमें द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास होगा। पंच की जगह दोस्तों आप काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे द्विगु समास कर देते हैं क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है, लेकिन इसमें बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पे अव्ययी भाव का पूछा है तो इसमें आजीवन, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी ने राइट आंसर दिया होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। वर्षा हुई थी, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, या फिर चौथा ऑप्शन है पत्र मिल गया था। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे से आपने वीडियो वॉच कर लिए तो प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। तो अपूर्ण भूतकाल का देखिए उदाहरण की बात करूं, बालक सो रहा था, यानी कि दोस्तों बालक अभी भी सो रहा है, इसका अनुमान नहीं लगा जा रहा है, यानी कि वाक्य अपूर्ण है। भूतकाल में तो है लेकिन अभी भी अपूर्ण है, तो बालक सो रहा था ये वाक्य इसमें अपूर्ण भूतकाल में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया प्रयुक्त हुई है। रमेश खाना खाकर पढ़ने लग गया, रमेश आम और केला खाता है, रमेश गृह कार्य करवाता है, और चौथा ऑप्शन है रमेश अपनी बहन से लड़ता है। कौन से वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो प्रश्न को पढ़ने या आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं प्रेरणार्थ क्रिया किसे कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया होगी। और चारों ऑप्शंस में से हम तीसरे ऑप्शंस को जब पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि रमेश गृह कार्य करवाता है, यानी कि खुद नहीं करता है किसी और से करवाता है, तो यहीं पर आपके प्रेरणार्थ क्रिया प्रयुक्त हुई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों इन प्रश्नों को हम करने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है। मेला, गंदा, गंदगी या फिर तमाशा। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचाना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। या तो वो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। तो मेला, मेला आपके पुल्लिंग शब्द है। गंदा ये भी पुल्लिंग शब्द है। तमाशा ये भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन गंदगी ये आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। महेंद्र बस पर चढ़ गया, नरेश ने आम खरीदे, विजय हमेशा सोता रहता है, और चौथा ऑप्शन है नीता छत से गिर गई। सकर्मक क्रिया आपको पहचाननी है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया की बात करें तो महेंद्र बस पर चढ़ गया, यहाँ पे देखिए बस पर ये आपके कर्म नहीं है बल्कि एक साधन है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपके अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नरेश ने आम खरीदे, बिल्कुल आम खरीदे ये सकर्मक क्रिया में प्रयोग होगा। आगे के वाक्य देखते हैं, विजय हमेशा सोता रहता है, यहाँ पे भी कर्म नहीं है। नीता छत से गिर गई, यहाँ पर भी साधन है। तो यहाँ पे नरेश ने आम खरीदे, यहाँ पर कर्म जो है प्रयुक्त हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये एक प्रकार की लोकोक्ति भी है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किनके क्या हुआ है, एक तो जिसकी के और दूसरा उसकी के। इन दोनों में दोस्तों कौन सा आपके सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको देखिए संबंधवाचक सर्वनाम करना है क्योंकि ये संबंध बताने का कार्य कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, महेंद्र बहुत होशियार है, वाक्य में विशेष्य कौन सा है। महेंद्र, बहुत, होशियार या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। महेंद्र बहुत होशियार है, यहां पर आपको विशेष्य शब्द बताना है। तो विशेष्य की मैं परिभाषा बता देता हूं। देखिए जो विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे दोस्तों विशेष्य कहते हैं, जबकि जो विशेषता बताता है उसे आपके विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत होशियार है, तो होशियार कौन है, महेंद्र है, तो महेंद्र हो जाएगा आपका विशेष्य। ये आपको ध्यान से देखना है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछा गया, देखिए अक्ल बड़ी की भैंस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंखों में धूल झोंकना, दोनों ओर संकट होना, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है, और चौथा ऑप्शन है गुणों के विपरीत नाम। अक्ल बड़ी की भैंस, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो बहुत बार आपने ये पढ़ी होगी, एग्जाम में भी काफी बार पूछी गई। अक्ल बड़ी की भैंस यानी कि शारीरिक बल से जो बौद्धिक बल होता है वो अधिक से सर्वश्रेष्ठ होता है, अधिक बेहतर होता है, अच्छा होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? गुस्से से आंखें लाल होना, मृत्यु हो जाना, किसी का विश्वास खो देना, या फिर बहुत स्नेह से मिलना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। क्लास के एंड में बताना तो यहां से 25 में से कितने आप सही कर पाते हैं। तो अंक भरना, इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों बहुत स्नेह से मिलना। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि गलत वाक्य कौन सा है? पहला है वह अपना चश्मा भूल गया, दूसरा है मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, तीसरा मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, और चौथा है उसे जल्दी घर जाना था। शुद्ध अशुद्ध वाक्य इसमें पहचाने, यानी कि 3 वाक्य यहाँ पर शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। तो हम अच्छे से देखिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, ये अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध ट्रांसलेशन क्या होगा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यही एकमात्र जो है अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको पहचाना है। वाक्य शुद्धि से एक प्रश्न आता है, शब्द शुद्धि से एक प्रश्न आता है, मिनिमम ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, बल्कि एक एक प्रश्न तो इनमें से आता है। आगामी, अणु, अतिथि या फिर अंत्येष्टि, यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा है, यही आपको बताना है। तो यहां पे देखिए आगामी गलत लिखा हुआ है, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। आगामी कभी भी नहीं होता है, आगामी होता है। यहाँ पे अणु गलत दे रखा है, अणु में देखिए न की मात्रा छोटी आएगी, ठीक है ना। अतिथि, अतिथि में देखिए दोनों मात्रा छोटी आएगी, यहाँ पे देखिए थ में बड़ी लगा रखी है, तो ये भी गलत है। एकमात्र शुद्ध शब्द हो जाएगा अंत्येष्टि। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, शब्द शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? आशीर्वाद, चारों ही शब्द आशीर्वाद है, लेकिन शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तो अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद ही आंसर बताना है। जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करा, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी में एक प्रश्न 3 नंबर का आता है, जो आपको दोस्तों कंपटीशन से आगे भी और पीछे भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एकमात्र जो शुद्ध शब्द है वो है आशीर्वाद, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, रजनीश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कि रजनीश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो रजनीश का देखिए जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दोस्तों रजनी धन ईश। रजनी कहते हैं दोस्तों रात्रि को, रजनी किसको कहते हैं? रात्रि को। और इसमें जो संधि है वो आपके दीर्घ संधि है। अगर मैं इससे समास पूछता कौन सा समास होगा, तो यहां पर दोस्तों समास जो होगा वो आपके बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि रजनीश कहते हैं चंद्रमा को, जो कि विशेष अर्थ में ले जाया जा रहा है, तो उसमें आपके समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि, जबकि संधि दीर्घ संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रत्येक प्रश्न का बेहतर तरीके से एनालिसिस करके दोस्तों हम कर रहे हैं, जिससे बेहतरीन आपकी ये क्लास होने वाली है। अगला पूछा गया, प्रेक्षक शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो प्रेक्षधनक, प्रधनिक्षक, प्रधनिक्षक और चौथा है प्रधनक्षक। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। 25 में से कितने आपके राइट होते हैं ये आपको क्लास के लास्ट में बताना है। तो प्रेक्षक का देखिए प्रधनिक्षक, यानी कि अ और ई मिलकर दोस्तों ए का निर्माण करते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तुलसीकृत, रेखांकित, कमर तोड़ या फिर अश्रुपूर्ण? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कर्म तत्पुरुष समास, देखिए समास, तत्पुरुष समास में भी अलग अलग भेद होता है, जैसे देखिए कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, ये आपको पहचानने हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास देखिए, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, इसमें कर्म नहीं है बल्कि करण है। कौन सा है? करण। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, इसमें भी करण है, इसमें भी करण है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, इसमें कर्म जरूर होगा। और अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, इसमें भी आपका देखिए साधन का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें भी करण होगा। यहां पे देखिए कर्म तत्पुरुष का पूछा है, तो कमर को तोड़ने वाला यानी कमर तोड़, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? द्विगु समास का उदाहरण आपको पहचाना है कि कौन सा नहीं है। मोह तोड़, त्रिवेदी, पंचामृत या फिर त्रिभुवन? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। द्विगु समास तो बिल्कुल सिंपल है, मुंह तोड़, क्योंकि बाकी तीनों में देखिए प्रथम पद संख्यावाची है, जबकि मुंह तोड़ में नहीं है। अभी हमने बात की मुंह को तोड़ने वाला, इसमें आपके करण तत्पुरुष समास होगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं लगा है? स्वागत, स्वयं, स्वल्प या फिर संसर्ग? वैसे तो देखिए सु प्रत्यक्ष रूप से किसी में भी नहीं लगा है, लेकिन इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो अलग अलग उपसर्ग निकल के आएंगे, जिसमें से आपको बताना कि सु किस में नहीं लगा है। सु उपसर्ग आपको पहचाने की कौन से में नहीं लगा है। देखिए स्वागत, सु धन आगत, इसमें आपके सु उपसर्ग बिल्कुल लगा है, यानी पहला तो नहीं होगा। दूसरा है स्वयं, यानी सु धन अयम,
ये बनेगा दोस्तों स्वयं, यानी कि इसमें भी लगाए। स्वल्प भी कुछ इस प्रकार से सु धन अल्प, तीनों में देखिए, तीनों में आपके यण संधि का प्रयोग हुआ है, तीनों में सु उपसर्ग लगाए, लेकिन संसर्ग में देखिए सम उपसर्ग लगाए, सम उपसर्ग लगाए, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा है? पागलपन, सुनार, गायक या फिर ससुराल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहले कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय दोस्तों हमेशा देखिए धातुओं के पीछे लगता है, ये क्रिया के बाद में लगता है, क्रिया या धातु के बाद में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय शब्दों के बाद में लगता है। तो इनमें से कृत प्रत्यय पूछा है, तो देखिए पागलपन, सुनार, ससुराल, ये सभी आपके तद्धित प्रत्यय हैं, जबकि कृत प्रत्यय हो जाएगा गायक। गेय में दोस्तों अक प्रत्यय लगने से दोस्तों इसका निर्माण होगा, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? बछड़ा, वत्स, वधु या फिर प्रहर। यहां से दोस्तों मैक्सिमम अभ्यर्थियों के प्रश्न गलत होता है, क्योंकि तत्सम तद्भव में पहचान नहीं पाते हैं। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों बछड़ा, बछड़ा आपके तद्भव शब्द होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा बछड़ा का तत्सम क्या होगा? तो बछड़ा का तत्सम होगा वत्स। वधु, वधु भी दोस्तों तत्सम शब्द है, वधु का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा बहु, ठीक है ना, वो बनेगा दोस्तों बहु। प्रहर भी तत्सम शब्द है, प्रहर का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा पहर। यानी कि इनमें से तीन शब्द तो तत्सम है, और तद्भव का पूछा है तो बछड़ा इसका तद्भव हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न पूछा गया आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण नहीं करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल आपके हिंदी के सभी टॉपिक्स को दोस्तों संकलित करके ये क्लास बनाई गई है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको मिलने वाली है। अपरिग्रह, अपव्ययी, मितव्ययी या फिर अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण नहीं करना। अच्छे से पढ़ना है, धन का ग्रहण करना नहीं बल्कि नहीं करना, इसका अर्थ बताना है, तो इसे अपरिग्रह कहा जाता है। अगर आपने इस नहीं को अच्छे से नहीं पढ़ना तो परिग्रह उसे कर सकते हैं, लेकिन अपरिग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बनाई गई है। अगला प्रश्न पूछेगा निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ठ वर्ण, द वर्ण, ब वर्ण या फिर न वर्ण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अघोष वर्ण आपको पहचानना है। तो अघोष वर्ण की बात करूं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपके अघोष वर्ण में आता है। यहां पे देखिए ये तो अघोष है, त, ब और न, ये तीनों देखिए जिसमें आता है वो है सघोष। ये तीनों जिसमें आएंगे वो सघोष आएंगे, और यहां पर अघोष का पूछा है तो ठ वर्ण आपके अघोष में आएगा, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? आम, खेलना, मीठा या फिर प्रशंसा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे कि विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है। विशेषण हिंदी में चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। आम एक प्रकार की संज्ञा है, खेलना क्रिया है, प्रशंसा आपके भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे विशेषण पूछा तो मीठा दोस्तों आपके गुणवाचक विशेषण में आता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? नींद से जगना, सजग होना, आमना सामना करना या फिर बहाना बनाना। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन ये क्लास है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टाइम यहाँ पर लगा है इस क्लास को बनाने में, और ऐसी क्लासेस आपको लगातार मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों सजग होना। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही गलत सुमेलित है? अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को, गलत सुमेलित कौन सा है? इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वक्र का ऋजु, वादी का प्रतिवादी, विकार का सविकार, विसर्जन का आह्वान। तो गलत युग्म आपको पहचाना है। ये लीजिए विलोम शब्द से भी प्रश्न मैंने डाल दिया है। सभी टॉपिक आपके लगभग क्लियर हो रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए विकार और सविकार एक दूसरे के समानार्थी हैं, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 25 जो हमने दोस्तों दावा किया था हिंदी व्याकरण के प्रश्न करवाने का, इसमें से अंतिम ये 25वां प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से उल्टा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? वक्र, स्थूल, पतिव्रता या फिर खुरदरा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा शब्द का विलोम शब्द होगा दोस्तों पतिव्रता। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के टॉप मोस्ट 25 प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली क्लासेस आपको मिलने वाली है। डेली दोस्तों आपके बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा क्लासेस के माध्यम से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।